अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो भी सॉल्यूशंस हैं जो हमें थोड़े से डिटेल में पढ़ने हैं, उसमें से सबसे पहला है यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं तो इसकी सॉलिबिलिटी को अफेक्ट है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमने प्रीवियस जो डिस्कस किया थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अगर हम शुगर को पानी में डिजोल्व करें या सॉल्ट को पानी में डिजोल्व करें तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई शुगर है वो सॉलिड फेज के अंदर है और सॉल्ट है वो भी सॉलिड फेज के अंदर है। लिक्विड पोर्शन हमने वाटर ले रखा है तो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा सॉलिड इन लिक्विड को। फेज वहां पर कैसी रहेगी, लिक्विड ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि लिक्विड का जो पोर्शन है वो ज्यादा है, रेशियो है वो ज्यादा, इस वजह से वहां पर वो लिक्विड फेज को ही रिप्रेजेंट करेगा। डिसॉल्व करने के बाद में आपको कहीं पर भी जो सॉलिड फेज है वो नजर नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पर सॉलिड को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो काम आ सकते हैं या इफेक्ट है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज आपको ध्यान रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वो उसी में अगर डिसॉल्व करे तो बहुत इजीली है वो डिसॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज वो डिसॉल्व है वो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको ये भी ध्यान रखने हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब एक पर्टिकुलर उसके अंदर जैसे सॉल्वेंट अगर हमने लिया वहां पर पानी के अंदर हमने शुगर है वो डिसॉल्व करना शुरू करते गए। अब वहां पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर हम उसको डिसॉल्व करते जा रहे हैं, एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी के अंदर हम शुगर मतलब उसके अंदर ऐड करना शुरू कर दिया। 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, डिसॉल्व होता गया, फिर 4 डाला, फिर 5 डाला, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, वो नीचे जाकर है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो वही पॉइंट जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर वहां पर जो पर्टिकुलर जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, उससे ज्यादा अमाउंट आप उसके अंदर डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, वहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। कहने का मतलब है अब उस पर्टिकुलर जो सॉल्वेंट है उसके अंदर आप ज्यादा अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो ऐड नहीं कर सकते हो, वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब तक आप ऐड कर पा रहे हो मतलब और अमाउंट ऐड कर सकते हो मतलब अनसैचुरेटेड, मतलब अभी इसमें ज्यादा अमाउंट हम ऐड कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा वहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब वहां पर सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए, नीचे जाकर सेटल डाउन होना शुरू हो जाए, और वो भी किसके ऊपर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हो और उसके बाद में फिर उसको ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। टेम्परेचर हमको फिक्स रखना है। जैसे रूम टेम्परेचर पर अगर आप ये काम कर रहे हो तो रूम टेम्परेचर जैसे अगर हमने वहां पर 30 रख रखा है तो उसमें 30 से फिर बढ़ना नहीं चाहिए, उसी पर्टिकुलर पर आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो वहां पर देखना होगा कि वहां पर पर्टिकुलर जैसे 100 ml के अंदर कितना अमाउंट है वो शुगर का उसके अंदर डिसॉल्व होता चला गया। अब उसके बाद में यहाँ पर हमको जो फैक्टर्स जो देखने हैं यहाँ पर जिनकी वजह से वहाँ पर सॉल्युबिलिटी के अंदर चेंजेस हैं वो आ सकते हैं, तो इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से लॉजिक है वो समझना है। जैसे घरों के अंदर मैं हमेशा, मेरी आदत है कि जो आसपास के एग्जाम्पल्स हैं ये डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स है वही मैं लेती हूँ ताकि आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाए। आप लोगों के घरों में जैसे जो भी कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो कभी आपने मम्मा को चाशनी बनाते हुए वो देखा होगा, जो शुगर सिरप जिसको बोलते हैं, तो चाशनी बनाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि भाई हम वहाँ पर पानी है वो कम ले रहे हैं और उसमें सॉल्यूट है, मतलब जैसे शुगर है वो बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, पर फिर भी वो डिसॉल्व है वो होता जाता है, वो एग्रीगेट फॉर्म के अंदर उसके अंदर आता रहता है। तो वहां पर क्या है कि टेम्परेचर का इफेक्ट है वो यहाँ पर मेन है वो मैटर करेगा कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते गए तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी है वो वहाँ पर बढ़ सकती है और कुछ केसेस में घट भी सकती है। डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो एक्सोथर्मिक हो रही है या एंडोथर्मिक हो रही है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब जिसमें ऑलरेडी टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है वहाँ पर डेल्टा H नेगेटिव, मतलब वहाँ पर जो हीट है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, टेम्परेचर ऑलरेडी वहाँ पर हाई है। तो ऐसे केस में वहाँ पर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी वी हैव टू डिक्रीज टेम्परेचर। अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी बढ़े तो उस कंडीशन में हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज है वो करना पड़ेगा। वही अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक का मतलब वहाँ पर डेल्टा H क्या हो गया, वहाँ पर पॉजिटिव है वो हो गया, तो उस केस के अंदर वहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी कम है तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पर टेम्परेचर है वो
इंक्रीज है वो करना पड़ेगा, तो सॉलिबिलिटी वहां पर बढ़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन के अंदर ऑलरेडी हीट बाहर निकल रही है और आप और टेम्परेचर वहां पर बढ़ा दो, तो उस केस में तो सॉलिबिलिटी बढ़ने की बजाय और घट जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे चूना है, चूना मतलब क्विक लाइम अगर है, कैल्शियम ऑक्साइड अगर आपने पानी में डाला, उसी समय इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो उस कंडीशन के अंदर आप अगर उसका टेम्परेचर है वो कम करोगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि उसको ले जाकर और उसको आपने हीटर पे रख दिया, तो वो तो ऑलरेडी वहां पर इतनी हीट बाहर निकल रही है और उसको गर्म करेंगे तो जो डिजोल्व भी होना होगा और वो भी नहीं होएगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि भाई सॉलिबिलिटी को आपको देखना है कि भाई रिएक्शन है वो किस टाइप की हो रही है, वहां पर एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसके अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर है घटाना या बढ़ाना है। फिर लास्ट इसके अंदर आता है प्रेशर। तो प्रेशर का अगर हम यहाँ पर देखें तो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कौन कौन, सॉलिड और लिक्विड। तो यहां पर दोनों ही इनकम्प्रेसिबल हैं, तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहां पर आपको कोई भी प्रेशर का इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर हमने इसमें क्या पढ़ा वापस बता देती हूँ। एक मेन पॉइंट जो ध्यान में रखना है, लाइक डिजोल्व, लाइक जो जैसा होगा उसमें डिजोल्व होगा, पोलर होगा तो पोलर में डिजोल्व हो जाएगा, या अगर वहाँ पर नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में इजीली डिजोल्व हो जाएगा। तो जब भी आप वहाँ पर सॉलिड को अगर वहाँ पर लिक्विड में किसी में डिजोल्व करवाना है तो पहले आपको पोलैरिटी है जरूर चेक कर लेना है उसकी बेटर सॉलिबिलिटी के लिए। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये हमने पढ़ा कि भाई जब तक मुझे पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे कितना अमाउंट आप उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का ऐड कर सकते हो वो कहलाएगा उसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब वो ऐड मतलब और अमाउंट ऐड होना बंद हो जाएगा तो वो नीचे जाकर सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि भाई अब ये सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर आ चुका है। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, तो टेम्परेचर करेगा, प्रेशर करेगा, प्रेशर नहीं करेगा सॉरी, टेम्परेचर करेगा। तो उसके लिए हमें ली चैटरजी प्रिंसिपल को फॉलो है वो करना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर हमें कम करना है, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर हमको बढ़ाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब मेन जो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो हम देख लेते हैं, वो है हमारा गैस इन लिक्विड। उसकी सॉलिबिलिटी है वो हमें यहाँ पर देखनी है, समझनी है। एक लॉ भी है उसके रिलेटेड वो भी हमें यहाँ पर देखना है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, उसकी एप्लीकेशंस भी आती हैं। तो पहले हम समझ लेंगे तो एप्लीकेशंस फिर बाद में उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है गैस इन लिक्विड। इसकी सॉलिबिलिटी हमें यहाँ पर देखनी है। तो ये सेकंड जो टाइप है जो हमें पढ़ना है, हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चंस भी इसमें से बहुत सारे आते हैं। तो गैस इन लिक्विड को अब शुरू करते हैं हम लोग। तो गैस इन लिक्विड की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था लाइक डिजोल्व लाइक, ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। लाइक डिजोल्व लाइक। अब कैसे, इसका मतलब है कि अगर कोई नॉन पोलर गैस है और उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो इजीली डिजोल्व हो जाएगा। वही अगर वहां पर अगर नॉन पोलर है और उसको मैंने पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया तो वहां पर इतना ज्यादा सॉल्युबल है वो नहीं होगा। क्या क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, जैसे O2 है नॉन पोलर है, N2 है नॉन पोलर है, CO2 है वो नॉन पोलर है। तो अगर इनको मैं वाटर में डिजोल्व करूं और वही इनको मैं एथेनॉल में डिजोल्व करूं तो सॉल्युबिलिटी हमको किस में ज्यादा मिलेगी, एथेनॉल में है वो ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वो क्या है नॉन पोलर है। तो पोलर में डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, तो वो ज्यादा डिजोल्व होगा। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया HCl को हमने वाटर के अंदर है, HCl गैस है उसको हमने वाटर के अंदर डिजोल्व है वो किया, तो ये भी पोलर और ये भी क्या है पोलर है। तो यहाँ पर जैसे प्लस माइनस और यहाँ पर भी क्या होगा कि जो प्लस माइनस है वो वाटर के अंदर है वो प्रेजेंट होंगे, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव में इंटरेक्शन होगा, इसकी वजह से वहाँ पर वो इजीली इसमें क्या हो जाएगा डिजोल्व हो जाएगा। वही अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि N2,
H2, O2, CO2, ये सब एथेनॉल के अंदर क्या हो जाएंगी, इजीली है वो डिजोल्व है वो हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि एथेनॉल भी नॉन पोलर है और ये भी सारी क्या है, नॉन पोलर है। CO2 है वो भी इजीली क्या हो सकती है, यहाँ पर डिजोल्व हो सकती है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ गैसेस हैं वो जल्दी लिक्विफाइड हो जाती हैं। तो जो ज़्यादा गैसेस जो गैसेस ज़्यादा लिक्विफाइड हो सकती हैं वो इजीली क्या हो जाएंगी, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है या वाटर के अंदर है वो डिजोल्व हो सकती हैं। तो मोर इजीली लिक्विफाइड गैसेस आर हाईली सॉल्युबल। तो अगर हम कंपेयर करें CO2 को और O2 को, तो CO2 है वो इजीली क्या हो सकती है, लिक्विफाई हो सकती है। तो इस वजह से उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो O2 के कंपैरिजन में क्या होगा, वहां पर ज्यादा होगा। और थर्ड टाइप हम ले लेते हैं यहाँ पर नेचर के अंदर। एक तो ये हो गया लाइक डिजोल्व लाइक, फिर हमने यहाँ पर जो लिक्विफाइड हो रही हैं गैसेस उनके बारे में बात कर लिया कि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर हम थर्ड यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर कुछ गैसेस है वो क्या करती हैं कि सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्ट कर लेती है, रिएक्ट है वो कर लेती है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो गैसेस विच react with solvent have high solubility, उनकी solubility क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, अमोनिया इन वाटर। तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, ये इसके साथ में अगर हमने गैस है वो डाली तो क्या होगा, यहाँ पर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो बना लेगा। तो यहाँ पर इसके साथ में रिएक्ट कर गई तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, वहां पर बढ़ गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट दोनों ही यहाँ पर एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं सॉल्युबिलिटी को लेकर। तो एक तो यहाँ पर ये हो गया, और उसके बाद में हम नेक्स्ट यहाँ पर क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर भी हम क्या लेंगे, टेम्परेचर। साथ साथ लिखते जाइएगा आप लोग, अगर लिखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ जो बुक में नहीं दे रखी हैं, तो आप जब तक लिखते रहोगे तब तक आप बहुत अच्छे नोट्स बना पाओगे, और इन फ्यूचर जब भी एग्जाम्स होंगे तो आप उनको पढ़कर बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर वीडियो देखने का कोई आउटपुट है वो नहीं मिलेगा, इसलिए कॉपी पेन हमेशा लेकर बैठें। फिर सेकंड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर, तो टेम्परेचर का बहुत मेजर रोल है वो होगा यहाँ पर। अगर आप किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर रहे हो और वहाँ पर हमने क्या कर दिया, नीचे बर्नर भी लगा दिया, तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गैस है वो वापस क्या है, वो वहाँ से रिमूव होती चली जाएगी, वो वहाँ से वेपराइज है वो होती चली जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर गैसेस अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ पर गैसेस क्यों बाहर निकल रही, गैसेस क्यों एस्केप हो रही है वहाँ से, इसका रीज़न ये है कि भाई टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, उनकी एंट्रोपी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ने के बजाय और घट जाएगी। अब एक सिंपल सा है यहाँ पर, पहला तो पॉइंट आप क्या लिखोगे, टेम्परेचर, ये कर देती हूँ इसको, यहाँ पर टेम्परेचर और जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है उसमें रिलेशन क्या है वो, अगर आपको मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में रिलेशन क्या है अगर हमें यहाँ पर देखना है, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, वहाँ पर घट गई। तो वन इनवर्स रिलेशन है वो हमें यहाँ पर लिखना है, तो इसको मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा, 1 सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, वहाँ पर गैस की घट गई। अब यहाँ पर इसको समझना है कि भाई ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे लॉजिक तो है वो रहेगा। टीडी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, या थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा, वैसे याद तो रहता नहीं है, इतने आइडियल स्टूडेंट्स मिलते नहीं हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको हमें बहुत इसी के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पर कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है।
और समझना हर चीज़ को बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बुक में तो रटी रटाई लैंग्वेज है वो लिखी रखी, पर हमें हर चीज़ को डिटेल में समझना है यहाँ पर। तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अगर हो तो हम क्या चाहते हैं वहाँ पर डेल्टा जी हमें कैसा मिलना चाहिए, वहाँ पर नेगेटिव है वो मिलना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला पॉइंट कि भाई हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए वहाँ पर, और डेल्टा जी हमें क्या चाहिए वहाँ पर, नेगेटिव है वो चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यहाँ पर गैस अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी वहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हम चाहते हैं कि गैस लिक्विड के अंदर रहे। तो इसका मतलब है कि गैस अगर लिक्विड के अंदर ट्रैप होकर रहेगी, उसके अंदर रहेगी, तो इसका मतलब उसकी हम एंट्रोपी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल है कि अगर जैसे पानी है, पानी फ्लो कर सकता है और उसको हमने जमा दिया तब वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी जो रैंडमनेस है वो हमने क्या कर दी, घटा दी वहां पर। तो एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितना वो फटाफट इधर उधर फैल सकता है, तो उसको हमने वहां पर स्टॉप कर दिया। तो गैसेस की आदत होती है वो कहीं पर भी डिफ्यूज हो सकती है, अब हमने उसको एक जगह फिक्स करना चाह रहे हैं कि भाई वो वहीं पर रहे। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे घरों के अंदर गैस सिलेंडर होते हैं, तो जब तक हम वहां पर क्या करते हैं कि उसका नोब है वो नीचे करके रखते हैं, या मतलब जब तक गैस का जो उसको ऑन नहीं करते बटन को, तो गैस वो बाहर नहीं रहती, वो अंदर ही रहती है, और जैसे ही आपने उसको ओपन किया तो गैस सब जगह फैल जाती है। तो इसका मतलब जैसे ही वो फैलेंगे तो एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, सब जगह वहां पर उसकी स्मेल आपको पता चलती है। तो इसका मतलब वहां पर उस कंडीशन के अंदर उनकी रैंडमनेस बढ़ रही है और एंट्रोपी भी क्या हो रही, बढ़ रही है। अब हम चाहते हैं कि वो एक ही जगह रहे, तो इसका मतलब हम उसकी एंट्रोपी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इस केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें एंट्रोपी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, मतलब एंट्रोपी हमें क्या चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब एंट्रोपी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव कैसे, कोई भी गैस जब किसी के अंदर डिसॉल्व हो रही है तो हम किसी भी सब्सटेंस को वहां पर अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट के अंदर हीट है वहां पर क्या होगी, रिलीज होगी, तब जाकर बॉन्ड स्टेबल होगा या सॉल्यूशन है वो स्टेबल होगा। तो उस कंडीशन के अंदर डेल्टा एच भी हमारे पास में क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। देन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अगर मेरे को डेल्टा जी नेगेटिव लेकर आना है, डेल्टा एच नेगेटिव दे रखा है, डेल्टा एस है वो नेगेटिव दे रखा है, तो मैं टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखूं जिसकी वजह से मेरे को डेल्टा जी क्या मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए। बहुत मैथमेटिकल चीज है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है रटने जैसा। आप इजीली देख सकते हो कि भाई ये नेगेटिव आ रहा है, ये मेरे पास में नेगेटिव है, तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर बाद में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो चीज है अगर इसका जो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा, अगर पॉजिटिव की वैल्यू फाइनली हमें अगर ज्यादा मिल जाएगी तो ओवरऑल आंसर भी क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, वहां पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। हमें रिएक्शन कैसी चाहिए, स्पॉन्टेनियस चाहिए। तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू है टी डेल्टा एस का जो आंसर है हमें हमेशा क्या चाहिए, छोटा ही चाहिए। तो ये नेगेटिव है, अगर टेम्परेचर अगर हमने वहां पर लो रखा, क्योंकि अगर हमने हाई रखा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर बाद में अगर ये चीज बढ़ गई वहां पर तो फाइनल आंसर भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। हम क्या चाहते हैं, नेगेटिव मिले। तो उस कंडीशन में टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लो होना चाहिए, तभी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वहां पर बढ़ेगी, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वहां पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल जाएगी और रिएक्शन जो गैस है वो वहां से एस्केप है वो हो जाएगी। तो ये था पूरा लॉजिकल इसका आंसर कि भाई जो गैस है वो क्या होती है, अगर आप डिसॉल्व करवाना चाहते हो लिक्विड में तो टेम्परेचर हमको क्या रखना पड़ेगा, वहां पर लो रखना पड़ेगा। इसका पूरा लॉजिकल यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पढ़ा है। अब इसके बाद में लास्ट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर का और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का रिलेशन हमको देखना है। तो हमेशा क्या होगा कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिलेंडर का नाम लिया, तो सिलेंडर के अंदर भी क्या होता है, गैसेस को हाई प्रेशर के अंदर है वो रखा जाता है, और जैसे ही प्रेशर आप हटाते तो गैसेस भी क्या होती हैं, वापस वो बाहर है वो आ जाती है, सब जगह डिफ्यूज है वो हो जाती है। तो जब तक प्रेशर हाई होगा तब तक वहां पर सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, वहां पर हाई है वो रहेगी। जैसे ही आपने प्रेशर हटाया तो वहां से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। और भी एग्जाम्पल है, जैसे
आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या है, CO2 गैस है, वो प्रेशर के ऊपर वो अंदर डिजोल्व रहती है। अब जैसे ही आप उसका कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का ढक्कन आप हटाते हो तो उसमें से क्या होता है, गैसेस है वो बाहर निकलती हैं। तो आपने क्या किया, ढक्कन हटाने का मतलब है आपने प्रेशर रिलीज कर दिया। तो प्रेशर जैसे रिलीज किया तो गैसेस क्या हो गई, बाहर आ गई। तो यहाँ पर ज़्यादा अगर सॉल्युबिलिटी अगर हम चाहते हैं तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो M को यहाँ पर मैं सॉल्युबिलिटी मान रही हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। हम उसके ऊपर जितना प्रेशर डालेंगे वहां पर उतना ज्यादा वहां पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी। अब यहाँ पर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया के। अब यहाँ पर एक इक्वेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए बता रही हूँ आपको, ये काम आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, M/P इक्वल्स टू के, मतलब जो सॉल्युबिलिटी और प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसकी एक इक्वेशन हम और बना सकते हैं कि M1P1 इक्वल्स टू M2P2। अगर दो गैसेस हैं, अगर उनको हमें कंपेयर करना है तो यहाँ पर M1P1 इक्वल्स टू M2P2, और वी कैन ऑल्सो राइट M1M2 इक्वल्स टू P1/P2। ये सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी गैस 1 की, सॉल्युबिलिटी गैस 2 की, ये प्रेशर हो गया गैस 1 का, ये प्रेशर हो गया गैस 2 का। ये जो फॉर्मूलेज जो मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर हेल्पफुल फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएंगे ये वाले फॉर्मूले। तो सीधा सा मतलब है सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी, जब वहां पर प्रेशर है वो आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी उसी रेस्पेक्ट में है वो बढ़ती चली जाएगी। अब एक साइंटिस्ट आया वहां पर, उसने बताया कि अगर कोई पर्टिकुलर वहां पर जो गैसेस हैं, गैसेस मतलब दो या दो से ज्यादा भी अगर कोई गैसेस हैं सॉल्यूशन के अंदर और वो आपस में रिएक्ट है वो नहीं करते, जैसे N2O2 वहां पर हो गई या और भी दूसरी गैसेस भी आ गई वहां पर, तो उस कंडीशन के अंदर जो हेनरी करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक अपना लॉ दिया। उन्होंने अपना एक लॉ दिया कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें दो या दो से ज़्यादा गैसेस भी अगर वहाँ पर हैं, अब वो किस तरीके से उनकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन प्रेशर का किस तरीके से इफेक्ट होगा। तो सीधा सा वहाँ पर रिलेशन आपको बताना है कि भाई जितनी भी जो गैसेस है, जैसे N2 हो गई, O2 हो गई, तो सबका अपना अपना प्रेशर होगा, इंडिविजुअल प्रेशर होगा सबका अपना अपना। तो वहाँ पर किस गैस का कितना प्रेशर लगेगा तो वो डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, कितना ज़्यादा है। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया वहाँ पर कि जो कोई भी जो गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। P पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वहाँ पर अगर दो से ज़्यादा गैसेस अगर एक सॉल्यूशन के अंदर बैठी हुई हैं, डिसॉल्व हैं, तो उसमें सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो अगर हमें देखना है तो वो रिलेशन हम किसके थ्रू बता सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ये रिलेशन किसने बताया, हेनरी ने बताया। अब अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा KH इंटू एक्स। अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि भाई P है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि अगर दो से ज्यादा अगर जो भी गैसेस हैं वहां पर तो उन सब का प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर सबका अपना अपना अलग अलग होगा। एक्स वहां पर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट है वो नहीं पड़ता है। फिर आता है KH, तो वो होगा क्योंकि जो हेनरी साइंटिस्ट थे उन्होंने ही इसके बारे में, इसी लॉ के बारे में बताया, तो इसी वजह से उनको ऑनर देने के लिए वहां पर क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया हेनरीज कांस्टेंट। तो ये हो गया यहाँ पर ये सिंपल सा जो उन्होंने स्टेटमेंट है वो दिया था। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो पहले आप ये लिख लो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, और फिर यहाँ पर हम इसकी डिस्कस करते हैं। जो इनका स्टेटमेंट था उसको हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो जो फॉर्मूला उन्होंने दिया, जो इक्वेशन उन्होंने दी है, तो उसी को बस हमें यहाँ पर लिखना है बिना रटे। अब ये चीज़ क्या है, पार्शियल प्रेशर, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, partial pressure of gas in vapor phase। फिर आगे देखो क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन is directly proportional
प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन, अब वो गैस किसके अंदर डिजॉल्व है? लिक्विड के अंदर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड फेज, क्योंकि वो लिक्विड फेज के अंदर वहां पर डिजॉल्व है, या फिर हम कह सकते हैं इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। तो ये हो गई यहां पर डिफाइन, जो हम बिना रटे वहां पर लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of that gas in solution। ये बन गया यहाँ पर इसका स्टेटमेंट। अब ये हमारे सामने एक फॉर्मूला है, जो इक्वेशन उन्होंने दिया था P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। अब यहाँ पर इसमें से एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आ चुका है बोर्ड्स के अंदर, जो CBSE बोर्ड्स है उसका हम समझ सकते हैं कि इसमें से जो क्वेश्चन जो MCQs के बनते हैं या जो 1 मार्क के बनते हैं वो क्या बनते हैं, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। तो वो हमें यहाँ पर अब समझना है कि थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन लिया P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स हमने लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर प्रेशर को अगर कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर को हमने वहां पर फिक्स कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर हम चेंज करते गए, तो टेम्परेचर का अगर हमको इफेक्ट देखना है, यहाँ पर प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये के एक्स और KH में क्या रिलेशन निकल कर आएगा यहाँ पर, तो ये रिलेशन निकल के आएगा एक्स और ये यहाँ इसको लेकर आए, तो ये कांस्टेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया 1/KH हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो रिलेशन है वो क्या है? इनवर्स है। तो कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पर अगर हमने मोल फ्रैक्शन है, या हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी अगर वहाँ पर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में KH क्या होगा? कम होगा। NCERT के अंदर पूरी एक टेबल है वो दे रखी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हो, पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि A और B वहाँ पर 2 सॉल्यूशंस हैं, एक के लिए KH की वैल्यू ज़्यादा है, एक के लिए वहाँ पर KH की वैल्यू कम है, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी कम है? तो हमें सिर्फ ये देखना है कि KH की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसके लिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों में रिलेशन क्या है? इनवर्स है। ये हमको देखना है यहाँ पर। तो इनवर्स का रिलेशन का आपको इसमें दिमाग में आप फिट कर लो कि वहाँ पर क्या होगा कि भाई KH जिसके लिए भी वहां पर कम होगा उसके लिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहां पर एक चीज और निकल कर आ रही है कि KH और टेम्परेचर, इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है? वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर KH भी क्या होगा? ज्यादा होगा, और KH अगर ज्यादा है तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? वहां पर कम हो जाएगी, क्योंकि रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। तो वहां पर एक क्वेश्चन जो 2017 में आया था, चाहे तो आप नोट कर लो, कि जितने भी जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो कोल्ड वाटर में रहना है वो प्रिफर करते हैं। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि बोर्ड में आ रखा है 2017 में, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल, मैं यहाँ पर ईयर भी लिख देती हूँ 2017, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। वाई? ये क्वेश्चन है वो हमें हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड करके बताना है, तो इसका यही होगा। यहाँ पर जो KH है वो क्या है? टेम्परेचर के डायरेक्टली क्या होगा? यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, और KH और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होगा? इनवर्स है वो होगा। अब अगर वहाँ पर टेम्परेचर अगर हम कम रखेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो सिंपली आपको ये रिलेशन है वो ध्यान रखना है। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो यूज़ क्या करते हैं? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो यूज़ करते हैं, जो कि वाटर के अंदर होती है। अब अगर हम चाहते हैं कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वहां पर उनको ज्यादा मिले, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम का मतलब वाटर कैसा होना चाहिए? कोल्ड होना चाहिए, तब जाकर वहां पर ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी? वहां पर ज्यादा होगी। रिलेशन आपके सामने है,
टेम्परेचर और सॉलिबिलिटी का देख लो, यहाँ पर टेम्परेचर और सॉलिबिलिटी के अंदर रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो वहां पर अगर टेम्परेचर अगर कम होगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी। तो इस वजह से जितने भी जो एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसे चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो वहां पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, वहां पर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज हाई इन कोल्ड वाटर। सिंपल सा है, अगर आपने ये रिलेशन समझ लिया तो आपको इसका आंसर है वो बहुत इजी तरीके से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और आपको सिर्फ इसी के बेसिस पे है वो बताना है। 2017 के आया था एक सेट के अंदर, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये था हमारा हेनरीज लॉ। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं वो भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं इसी के अंदर ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में लिमिटेशन भी इसी में ले लेते हैं हम, क्योंकि जो हेनरीज लॉ है वो तभी एप्लीकेबल होता है जब इसकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं वो क्या होती है, वहाँ पर फुलफिल है वो होती हैं। तो उन कंडीशंस में क्या है, सबसे पहला लिमिटेशंस, या हेडिंग डाल देते हैं हम, ये तभी वहां पर वर्क करेगा हेनरीज लॉ जब वहां पर प्रेशर है, प्रेशर इज नॉट सो हाई, तब जाकर ये वर्क करेगा या आपको रिजल्ट अच्छे देगा। फिर टेम्परेचर शुड नॉट वेरी लो, बहुत कम टेम्परेचर है वो नहीं होना चाहिए। एंड गैसेस शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के साथ में वो कोई रिएक्शन है वो शो नहीं करनी चाहिए गैसेस। मतलब जैसे अगर वहां पर वो जैसे अमोनिया है वाटर के साथ में अगर रिएक्शन कर लेती है, CO2 है वो वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है, तो वो सारे केसेस हैं वो नहीं होने चाहिए। तब जाकर वहां पर हेनरीज लॉ है वो एप्लीकेबल अच्छे से होता है या अच्छे रिजल्ट है वो देता है या उसका स्टेटमेंट है वो सही बैठता है। और साथ ही साथ जो अभी हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर कि जो PKHX हम लोगों ने लिखा था, तो यहाँ पर अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू भी अगर हम समझें तो वहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है तो उसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं y = mx। तो y यहाँ पर प्रेशर इधर आ गया और x मोल फ्रैक्शन है वो इधर आ गया। क्योंकि इसके अंदर इंटरसेप्ट नहीं है तो ओरिजिन पॉइंट से ही लाइन है वो निकलेगी और स्लोप हमको क्या मिल जाएगा, KH है वो मिल जाएगा। तो अगर ग्राफ के थ्रू भी समझना चाहो तो ये ग्राफ हो गया, यहाँ पर ये लिमिटेशंस हो गई, ये ग्राफ भी आप प्लॉट कर लेना, ये भी आपको पता होना चाहिए। y = mx + c होता है, पर c यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ p और x के बीच में हमने ग्राफ खींचा। x मोल फ्रैक्शन है और वी कैन से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है, यहाँ पर p पार्शियल प्रेशर है, ये हमने प्लॉट किया। तो m के नीचे क्या आ रहा था, KH आ रहा था। m का मतलब क्या है, स्लोप है, तो स्लोप हो गया यहाँ पर KH। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा यहाँ पर कि भाई सॉल्युबिलिटी है वो गैसेस की लिक्विड में किस तरीके से होगी, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करेंगे, हेनरीज लॉ क्या था, उसकी लिमिटेशन क्या थी, किन किन कंडीशन के अंदर हेनरीज लॉ अपने अच्छे रिजल्ट्स हैं वो दे सकता है, उसका ग्राफ किस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, बहुत डिटेल से पढ़ी हैं, बहुत एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। पर जब तक आप इसको लिखोगे नहीं तब तक इसका कोई आपको आउटपुट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी पढ़ी है जो बुक्स में नहीं दे रखी हैं। और अगर आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा हो वीडियो तो आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट है वो मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके आगे पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन। तब तक आप इसको लिखिए, समझिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।